Bismillahirrahmanirrahim. Let's start today's session. Welcome everybody and welcome to the webinar. आज का जो हमारा topic है, it's called Scholarship Opportunities for Aspirants या Undergraduates. हमने ये जो webinar start किए हैं as part of our digital portfolio outreach program. Since the last year we have started this और तकरीबन 12 के करीब हम webinars already कर चुके हैं और हमें एक बहुत अच्छा feedback receive हुआ है from all over Pakistan, from students of all ages as well as the parents. मेरा नाम इमरान भमानी है and I host these webinar sessions as part of the digital outreach program. It's a very interesting session today and there's going to be a lot of good information which will reach your way. आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बिफोर मैं स्टार्ट करूं एक कुछ हाउस रूल्स में सेट कर देता हूं. आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के माइक्स और वीडियो कॉल्स को हमने म्यूट किया हुआ है बिकॉज देयर बी मोर देन 100 स्टूडेंट्स टुडे और कोशिश करेंगे कि हम आपको चैट बॉक्स हमारा ऑन है जहां पर आप लोग अपने सवालात पूछ सकते हैं और सवालात के हवाले से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने सवालात को जनरल रखिए, अपने तौर पर इसको स्पेसिफिक ना कीजिए क्योंकि हमारी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स होगी और आप बाद में भी इस सेशन को सुन सकते हैं यूट्यूब पर जाकर. यू कैन लिसन टू इट एज मेनी टाइम्स. जो भी क्वेश्चंस हैं उनको रेलेवेंट रखिए चैट विंडो में सो दैट एवरीबॉडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट. कुछ बार ऐसा भी होता है कि जो आप सवाल सोच रहे होते हैं या जो आपने चैट विंडो में लिखे होते हैं हम ऑलरेडी उनको कवर कर रहे होते हैं बिकॉज हमारे पास बहुत सारे सवाल ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे. अगर आपको चैट ज्वाइन करने में या वीडियो ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना पीसी या फोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं या जूम सेशन को रीजॉइन कर सकते हैं. कभी कभी ये होता है कि कुछ इलाकों में पाकिस्तान के इंटरनेट के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग उसको नहीं सुन पाते. ये हमारा सेशन जो है यूट्यूब पे भी लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो अगर हमारा जो जूम का अगर लिमिट रीच हो जाती है तो पीपल कैन ऑलवेज ज्वाइन ऑन यूट्यूब. सो दिस इज अ क्विक राउंड अप एंड क्विक रूल्स. हम कोशिश करेंगे कि ये सेशन 1 घंटा या 1 घंटा और 15 मिनट में तक महदूद रखें. अगर हमारे पास ज़्यादा रेलेवेंट सवाल हुए तो हम शायद 5 या 10 मिनट उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं. सो लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस आवर एक्सपर्ट्स टुडे. Dr. Shakil Khoja is a professor and dean at the School of Mathematics and Computer Sciences at the Institute of Business Administration, जो कि एक बहुत ही वेल नोन और टॉप इदारा है पाकिस्तान का. He is also a Commonwealth Academic Fellow and he is currently serving as an Honor Secretary with Aga Khan Education Board for Pakistan. So welcome, Dr. Shakil. We also have Mr. Zain Mulk. He's working as the Manager Examination Development at Aga Khan University's Examination Board and he's currently also leading the scholarship portfolio at the Aga Khan Education Board for पाकिस्तान. वेलकम आप लोगों को बहुत दोनों को और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आज हमारे सेशन को ज्वाइन किया. थैंक यू. आई विल क्विकली स्टार्ट. हमारे पास तकरीबन 65 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं एंड सबसे पहला सवाल डॉक्टर शकील के चूंकि स्कॉलरशिप्स का जो एक टॉपिक है वो एक बहुत हॉट टॉपिक रहता है. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि स्कॉलरशिप्स किस टाइप की होती हैं, क्या क्या अगर आप कुछ ओवरव्यू देने की दें कि किस तरह की स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, क्योंकि आई एम श्योर देयर आर कपल ऑफ टाइप्स ऑफ देम. एक पे तो हम आज डिटेल में बात भी करेंगे विच इज द आगा खान अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप, लेकिन इसके अलावा कौन सी scholarships available होती हैं for undergraduate students. Thank you very much इमरान. सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को खुशामदीद. जब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के माशी हालात हैं और जो इस वक्त कॉस्ट है एजुकेशन की, उसकी वजह से
अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप अब सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरत है जो कि पहले एक लोअर एब ऑफ इकोनॉमी में होते थे, लेकिन अब तो शायद मिडिल क्लास और हाई क्लास के फैमिलीज को भी स्कॉलरशिप की ज़रूरत पड़ती है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई मस्ट से दैट। बात करते हैं कि कितनी टाइप्स हैं। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप टियर, जो कि बहुत कम स्कॉलरशिप्स होती हैं, जिनको हम टैलेंट हंट स्कॉलरशिप्स कहते हैं। ये टैलेंट हंट स्कॉलरशिप्स, अगर मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बात करूं, तो तकरीबन 3 या 4 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में ऑफर करती हैं, जिनमें IBA कराची है, लम्स है, हबीब यूनिवर्सिटी है। इसमें ये होता है कि मैट्रिक और इंटर की बेसिस पे बच्चों को दिया जाता है। अगर वो उनको कुछ ट्रेन किया जाता है, अगर वो एडमिशन ले लेते हैं वो टैलेंट हंट स्कॉलरशिप्स को, तो 4 साल की ट्यूशन फीस, उनके 4 साल की जो बोर्डिंग है, उनके 4 साल का जो खर्चा है, इवन के स्टाइपेंड तक भी उन बच्चों को दिया जाता है। तो इसको हम 110% स्कॉलरशिप कहते हैं, कि आपका अगर खर्चा 100 रुपए है तो शायद यूनिवर्सिटी आपको 110 रुपए दे रही है। तो ये सबसे अच्छा प्रोग्राम होता है। और मैं स्पेशली हमारे जो नॉर्थ के बच्चे हैं, GBC के बच्चे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप हमेशा इन टैलेंट हंट स्कॉलरशिप्स को देखें। फिर नंबर 2 पे हमारे पास आती हैं जिन्हें हम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप कहते हैं, कि आप मिसाल के तौर पे आपके मैट्रिक या इंटर में कोई पोजीशन है, आप अपनी कॉलेज के अंदर टॉप स्टूडेंट थे, तो उसकी वजह से आपकी जो सूबाई हुकूमत है या HEC है, वो आपको मेरिट स्कॉलरशिप दे देती है। इसका मतलब ये है कि अब आपको आपकी मेरिट के बेस पे स्कॉलरशिप मिल गई। ये स्कॉलरशिप अब कम होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मेरिट जो है वो किसी अक्रॉस द बोर्ड कॉमन हो। कि मिसाल के तौर पे कराची का बच्चा और एक गिलगित का बच्चा, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो शायद कराची के बच्चे को अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं मेहनत करने की, तैयारी करने की, एक्सपोजर की। तो इसलिए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स अभी मौजूद हैं हमारे सिस्टम्स में। कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ गवर्नमेंट्स ऑफर करती हैं, लेकिन ये कम होती जा रही हैं। अब जो सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप जो मिलती हैं वो हमारी होती हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। इसका मतलब ये है कि आपका यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, अब आपको जरूरत है, मिसाल के तौर पे आपका खर्चा 100 रुपए का है, आपके पास 30 रुपए मौजूद है, आपको 70 रुपए की जरूरत है, तो ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट्स आपको प्रोवाइड करती हैं, और वो आपको जो आपकी नीड है वो प्रोवाइड करेंगी। अच्छा, उसके अलावा पार्शियल फंडिंग स्कॉलरशिप भी होती हैं। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी स्कॉलरशिप भी हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ मेरिट और नीड, अगर आपने एक मिनिमम क्राइटेरिया पास किया, एक एग्जांपल अली भाई स्कॉलरशिप है, वो आपको साल में सिर्फ 1 लाख रुपया देगी। अब आपकी नीड भले 10 लाख हो या 5 लाख हो, वो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए देगी। तो इस तरह की ये तकरीबन 5 अलग कैटेगरी स्कॉलरशिप्स की हैं। मैं दोबारा अपने यूजर्स के लिए बता दूं, टैलेंट हंट है, मेरिट बेस्ड है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, और उसके बाद पार्शियल स्कॉलरशिप्स हैं। अच्छा, उसके बाद एक और स्कॉलरशिप के अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये वो फाइनेंशियल असिस्टेंस से मुराद ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप स्कॉलरशिप मिले, लेकिन आपको शायद इंटरेस्ट फ्री या बहुत ही कम सर्विस चार्जेस पे आपको लोन मिल जाता है 4 सालों के लिए, कि आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें, और जब पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद आप उनको पेमेंट करें। तो ये इसे हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कहते हैं। जी इमरान। आई थिंक ये बहुत अच्छा आपने क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि एक सवाल जिस तरह से आया है कि क्या हम ऐसी स्कॉलरशिप्स की बात भी करेंगे जो कि ग्रेजुएट्स को मिल सकती है। तो मेरा ख्याल है जो एडमिशन ले भी लेता है लेट्स से पहले सेमेस्टर में, और उसके अच्छे GPAs आ रहे हैं, ही कैन ऑल्सो देन बी कंसिडर्ड फॉर द अपकमिंग सेमेस्टर्स फॉर स्कॉलरशिप्स। तो आई थिंक बहुत सारे एवेन्यूज मौजूद हैं, और इट्स ऑल अबाउट, जाहिर सी बात है हमारे वेबिनार में ये चीजें डिस्कस भी हो रही है, और लोग इस वेबिनार को बाद में भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, ताकि उनको याद रहे। बट आई थिंक इफ यू गूगल इट, डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे भी पता चल जाएगा। मेरा दूसरा सवाल इसी हवाले से होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं और कि हम कैसे सर्च करें, कहाँ सर्च करें, बिकॉज देयर इज नो वन डेटाबेस इन ऑल ऑफ पाकिस्तान के जहाँ पर स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आप क्या एडवाइस देंगे स्टूडेंट्स को कि कैसे सर्च किया जाए,
कहाँ सर्च किया जाए फॉर ऑल दीज स्कॉलरशिप्स विच आर अवेलेबल? इमरान, बड़ा की सवाल आपने पूछा है। इसको मैं इस तरह से शुरू करूंगा कि सबसे पहले तो हमारी जो हायर एजुकेशन कमीशन, जिसे हम HEC कहते हैं, उसकी वेबसाइट है। उसमें जो है अमूमन जो HEC बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, मिसाल के तौर पे एहसास स्कॉलरशिप है, मिसाल के तौर पे HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, या जो रीजनल कोटास होते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स के, वो HEC की वेबसाइट पे वक्तन फवक्तन आते रहते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट ये होगा कि हर स्टूडेंट HEC की वेबसाइट को जरूर देखे। उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर है या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन है, उसको वो फॉलो करें कि जहां पे भी जो स्कॉलरशिप आती है वो HEC पे आती है। इसी तरह से दूसरी हमारे पास स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनको हम कम्युनिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स कहते हैं। जैसे अगर रोज स्कॉलरशिप्स हैं चित्राल के बच्चों के लिए, कुछ स्कॉलरशिप्स खोजा फंड फॉर सिंध जमात है, इसी तरह से हमारे पास हाशू फाउंडेशन की स्कॉलरशिप्स हैं, आदमजी स्कॉलरशिप्स हैं। ये कम्युनिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, ये इन्हीं की वेबसाइट्स पे मौजूद होती हैं और वहां पे उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारी जमात खाना अनाउंसमेंट्स होती हैं। हम तकरीबन 3 प्रोग्राम्स को अनाउंस करते हैं। एक तो आगा खान यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो जिसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। इसके अलावा इस्माइली यूथ सर्विस की जेनाबाई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है। हमारा HBL फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक की खुशहाली फाउंडेशन के तहत हमारे लोन प्रोग्राम्स हैं जो कि इंटरेस्ट फ्री हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है। ये हम लोग जमात खाने के अंदर बताते हैं। इसका एक और बहुत अच्छा रिसोर्स हमारे अखबारात हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना चाहते हैं, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि संडे का अखबार, अगर जब ये यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस वगैरह होते हैं, तो उसको आप जरूर देखें और वहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। फिर आपके पास NGOs हैं। NGOs ज्यादातर एम्बेसी रिलेटेड हैं। लाइक मिसाल के तौर पे जो अभी एक स्कॉलरशिप ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे हम स्कॉटिश विडो स्कॉलरशिप कहते हैं, ये उन तमाम लड़कियों के लिए है जो कि पाकिस्तान में किसी भी लेवल, ग्रेड हो, चाहे वो मास्टर्स हो या PhD हो, अगर वो पाकिस्तान में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो स्कॉटिश विडो स्कॉलरशिप मौजूद है, जो कि वो जिसपे वो काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फिर लोकल NGOs भी हैं। मिसाल के तौर पे ये ज्यादातर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम रन करते हैं जो कि अमूमन इंटरेस्ट फ्री होते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि आपके पास अखुवत प्रोग्राम है, अखुवत के लोन प्रोग्राम्स हैं, आपके पास एहसान ट्रस्ट है, नेशनल बैंक फॉर पाकिस्तान के प्रोग्राम्स हैं, हबीब बैंक की स्कॉलरशिप्स हैं। ये ज्यादातर आपके पास इंटरेस्ट फ्री लोन्स होते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के जमरे में आते हैं। फिर कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे डाल्डा स्कॉलरशिप्स आपने सुना होगा, हबीब ग्रुप की स्कॉलरशिप्स हैं, कॉलगेट एंड पामोलिव स्कॉलरशिप्स हैं। तो ये स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। तो चैट पे भी आपने रख दिया है, जैसे HEC इज द कोर स्कॉलरशिप कंपोनेंट। फिर हमारी प्रोविंशियल वेबसाइट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं, KPK की स्कॉलरशिप्स हैं। उसके बाद फिर हमारे कम्युनिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, हमारी जमाती स्कॉलरशिप्स हैं, न्यूज़पेपर्स में इसका आता है, सोशल मीडिया में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में आता है। लेकिन यहाँ पे एक कैवियाट ये है कि बहुत सारे लोग अपनी मार्केटिंग करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो आपको यानी कि वो आपको बताएंगे कि जी स्कॉलरशिप है, कनाडा की स्कॉलरशिप अवेलेबल है, अमेरिका की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। लेकिन होता ये है कि आप एक पेज पे जाते हैं, वो लोग तो कुछ अपने सेंट्स बना लेते हैं और आपको तंग करते रहते हैं। तो आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है हर सोशल वेबसाइट पे ना जाए। अच्छा, इसी तरह से NGOs हैं, लोकल NGOs हैं, और फिर मल्टीनेशनल कंपनीज की स्कॉलरशिप्स हैं। तो ये मेरा जवाब होगा यहाँ। बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने जवाब दिया डॉक्टर शकील। आई थिंक एक सवाल ये भी आया कि क्या हम आज इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स या कि जो कनाडा US के लिए उसकी बात करेंगे। तो आई थिंक हमारा टॉपिक बड़ा जनरल है, लेकिन जो आपने प्रोग्राम्स जनरली अभी बताए हैं वो सारे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही होते हैं। और कुछ ऐसी स्कॉलरशिप होती हैं जो कि हम बाद में बात कर सकते हैं, जो कि फॉरेन एजुकेशन के लिए भी काम होती है। लेकिन मेरा अब ख्याल ये है कि जो आपने बिल्कुल शुरू में बात बताई ना कि अब हो ये गया है कि बिकॉज पाकिस्तान की जो मुआशी हालात हैं और जो डॉलर की अप्रिसिएशन है, आई थिंक
जो 50% लोग शायद बाहर पढ़ना भी चाहते थे, कनाडा, यूएस या यूके में, शायद ये उनके हाथ से अब अनफॉर्चुनेटली निकल चुका है। बट गुड न्यूज इज दैट देर आर लोकल यूनिवर्सिटीज अवेलेबल। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ना सिर्फ स्कॉलरशिप देती हैं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से भी अब पाकिस्तान में बहुत सारी बेहतरी आ चुकी है। अब हम इस टॉपिक पे बात कर ही रहे हैं तो आई विल लाइक टू स्विच टू मिस्टर जैन। अगर जैन, एज वी नो दैट यू नो डायरेक्टली विद आगा खान एजुकेशन बोर्ड और आप स्कॉलरशिप्स को लीड करते हैं, कैन यू टेल अस अबाउट द आगा खान एजुकेशन बोर्ड्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि अभी अपकमिंग बिल्कुल आने वाला है, ये आ चुका है, उसके बारे में अगर आप हमें बताएं कि किस व्हाट इज दिस स्कॉलरशिप अबाउट, कितने बार एक साल में होती है, इसका स्कोप क्या होता है और कौन उसको अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता। Thank you so much. Thank you, Imran. Basically, अगर मैं इसकी हिस्ट्री पे जाके क्विकली बात करूं, it was initiated by Aga Khan Education Service Pakistan around 30 years back. 1995 में ये स्टार्ट हुई थी स्कॉलरशिप, एंड इट वाज अंडर द गाइडेंस ऑफ स्कॉलरशिप एडवाइजरी कमेटी जो कि जनीवा में है। और 2015 तक ये AKESP स्कॉलरशिप के नाम से जानी जाती थी। जब 2015 में आगा खान एजुकेशन बोर्ड का क़याम अमल में आया, उसके बाद से आगा खान एजुकेशन बोर्ड यानी AKEB इसको रन कर रहा है। इसको पूरा फंक्शन AKEB के हाथ में है। ये प्रोग्राम साल में 2 दफ़ा हम ऑफर करते हैं। एक को हम कहते हैं स्प्रिंग साइकिल और दूसरे को जो कि हम जनवरी में लॉन्च करते हैं, और दूसरा साइकिल इसका फॉल साइकिल कहलाता है कि जो कि रिसेंटली हमने इसी महीने अगस्त में हमने लॉन्च किया है। और चूंकि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले जारी रहते हैं और पाकिस्तान के एग्जामिनेशन बोर्ड्स में भी ये है कि साल में 2 दफ़ा इम्तिहान होते हैं, तो उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स जारी रहते हैं। तो ये स्कॉलरशिप 2001 से ऑनवर्ड्स साल में 2 दफ़ा ऑफर होती है। आपने इसके स्कोप के बारे में पूछा। इट इज़ हाईली मेरिट बेस्ड और उसके साथ साथ नीड बेस्ड, मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है ये। और इसका 50% ग्रांट है और 50% लोन कंपोनेंट है। और लोन कंपोनेंट आफ्टर ग्रेजुएशन फिर वी डू एक्सपेक्ट के विल बी रीपेड विद सम सर्विस चार्जेस। थर्ड चीज इसके स्कोप के हवाले से कि ये पार्शियल स्कॉलरशिप है, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, एंड वी डू कंसिडर इट एज लास्ट रिजॉर्ट फॉर आवर स्टूडेंट्स। और हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि स्टूडेंट्स दूसरे एवेन्यूज पहले एक्सप्लोर करें और जितनी स्कॉलरशिप्स, जितनी अपॉर्चुनिटीज वो अवेल कर सकते हैं, करने के बाद फिर AKUSP की तरफ आएं। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के दिस इज फॉर स्माइली स्टूडेंट्स ओनली। ये याद रखने की चीज है, क्योंकि अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि क्या इसमें हर कम्युनिटी का बच्चा अप्लाई कर सकता है। सो दिस इज फॉर स्माइलीज प्योरली। आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड आंसर। इससे ही हमें ये बात भी पता चलती है कि जिस तरह कुछ सवाल हमें चैट विंडो पे नजर आते हैं कि एक जरूरी नहीं है कि हम एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और फिर उसी पे बैंक करें। मल्टीपल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, 4-5 एक साथ, चूंकि आपको नहीं मालूम है कि किस स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया में आप, क्योंकि किसी का क्राइटेरिया मुश्किल है, किसी का आसान है। और जिस तरह आपने बताया कि AKUSP जो है अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज अ लास्ट रेजॉर्ट, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें इमामत फंडिंग इन्वॉल्व है। और इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि बिल्कुल ही, यानी कि जिनको नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड उन्हीं को दी जाए। और इसलिए स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर मोर एंड मोर स्कॉलरशिप जितनी भी अवेलेबल हों। और ये जरूर है कि आई थिंक व्हेन यू आर क्वालिफाइड फॉर वन स्कॉलरशिप तो शायद आपको दूसरी स्कॉलरशिप इस तरह से कंसिडर ना कर सकें, और शायद एप्लीकेशन फॉर्म में पूछते भी हों कि क्या आपने किसी और स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि इट्स लेवल प्लेइंग फील्ड। इसके अलावा सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने स्कोप के बारे में बताया, बहुत शुक्रिया।
और इसमें सर अप्लाई करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, और कौन से स्टूडेंट है जो एलिजिबल नहीं है इसमें? ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है इमरान भाई। इसमें हम लोग क्योंकि पाकिस्तानी सिस्टम में है, ज्यादातर हमारे पास बच्चे मैट्रिक सिस्टम, जिसको हम SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट को हम हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहते हैं, ज्यादातर ये बच्चे आते हैं। और कुछ कैम्ब्रिज सिस्टम के भी आते हैं, IB सिस्टम के भी आते हैं। सो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया 65% in any of the public examinations, whether it is SSC और HSSC। तो मिनिमम क्राइटेरिया एक तो यह है कि 65% से कम नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, इन दोनों पब्लिक एग्जाम्स का क्यूमुलेटिव एवरेज मिनिमम 135% हो। यानी अगर मैट्रिक में 65 है तो कम से कम इंटरमीडिएट में उसके 70% होने चाहिए, ताकि वो दोनों क्राइटेरिया को मीट कर सके। और इसके अलावा हमने जो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दी है, AKEB ने जो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दी है फॉर दिस AKUSP, जो पाकिस्तान में रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं एज पर आवर क्राइटेरिया, उस लिस्ट में उस यूनिवर्सिटी का होना जरूरी है। उस यूनिवर्सिटी के साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज के मखसूस प्रोग्राम्स हमने ऐड किए हैं। तो यूनिवर्सिटी प्लस उसका कोई वो प्रोग्राम जो हमने ऐड किया है या इस लिस्ट में शामिल है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने सवाल पूछा कि इसके लिए एलिजिबल कौन नहीं है। तो ऑल दोज स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल कि जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं। मसलन किसी 1 साल या 2 साल डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हैं, 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए करते हैं, या 3 महीने के या 1 साल के। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम एक टर्म यूज करते हैं, मिड टर्म स्टूडेंट्स कहते हैं या मिड टर्म एडमिशन कहते हैं। यानी हमारी मखसूस डेट्स होती हैं, उन डेट्स में जिनका एडमिशन होता है वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन डेट्स से पहले किसी डेट में किसी यूनिवर्सिटी में, किसी प्रोग्राम में किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। लाइक अगर मैं इस साइकिल के लिए बात करूं, तो इस फॉल साइकिल के लिए हमारे पास एडमिशन डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 सितंबर 30 सितंबर 2023 तक, इस 6 महीने के अरसे में जिन जिन का एडमिशन उन रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में हो चुका है, वो अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए जो प्राइवेट तौर पर स्टडी कर रहे हैं। प्राइवेट तौर पर अगर कोई स्टडी कर रहा है, मास्टर्स के लिए तो ये है ही नहीं, कोई BS लेवल पे कुछ कर रहा है, डिप्लोमा लेवल पे, वैसे ही मैंने बता दिया कि वो एलिजिबल नहीं है, तो प्राइवेट बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। मैं डॉक्टर शकील आपसे पूछना चाहूंगा, और ये एक आई थिंक एक USP के हवाले से भी और एक जनरल किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से ये सवाल है कि एक तो ये है कि किस तरह की ट्यूशन फी कवर करते हैं, किस तरह की फीस, क्या क्या एक्सपेंसेस, क्या क्या खर्चे स्कॉलरशिप्स कवर करती हैं, और असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होता है। मेरा ख्याल है कि USP का और अदर स्कॉलरशिप्स का ये सिमिलर सवाल होगा, which is why this question to you. So the assessment criteria and what is covered by these scholarships. ओके, देखिए मुख्तलिफ नौयत की मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स हैं। ज्यादातर स्कॉलरशिप्स जो कवर करती हैं वो यूनिवर्सिटी की फीस जितनी भी होती है। मिसाल के तौर पे एडमिशन फीस हो गई, ट्यूशन फीस हो गई, एग्जामिनेशन फीस हो गई, तो ज्यादातर स्कॉलरशिप्स उनको कवर करती हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी भी हैं जो कि हॉस्टल की फीस या मेस चार्जेस को भी कवर करती हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो मॉडल होता है वो ये होता है कि आपके पास एक आपको मिक्स्ड मिनिमम एक फंड दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी साल में एजुकेशन पे आपका खर्चा फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए है, आपको 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिल गई। अब 3 लाख आप अपने यूनिवर्सिटी की फीस दें
आपने हॉस्टल की फीस दें, और वो अमूमन इतना होता है कि वो यूनिवर्सिटी को चली जाती है, तो बाकी वो अज्यूम ये करते हैं कि 2 लाख रुपए आप अरेंज कर दें। तो ये तो सवाल का जवाब हो गया कि ये क्या इसका होता है। जहां तक क्राइटेरिया की बात है, देखिए, चाहे जैसे जैन साहब ने भी फरमाया कि मेरिट कम नीड, तो दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। मेरिट मींस कि आपकी एक इतनी मेरिट हो कि जो भी डोनर है, चाहे वो कोई एजेंसी है, चाहे गवर्नमेंट है या यूनिवर्सिटी है, उसको इतना एतबार आप पर हो कि आप 4 साल में उस प्रोग्राम को पास कर सकेंगे और आप उसके बाद एक अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जाएंगे। ये तो हो गया मेरिट क्राइटेरिया कि आप अपने, उसका एक तरीका ये होता है कि आप आपकी परसेंटेज मैट्रिक और इंटर की अच्छी हो। जैसे जैन भाई ने बताया कि 65 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, लेकिन दैट डजंट स्टॉप यू कि आपके अगर ए ग्रेड या A1 ग्रेड आता है तो आपके चांसेस ज्यादा अच्छे होंगे। पहले तो आपको ये समझना चाहिए। इसी तरह से दूसरा, आपकी नीड कितनी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त ये करते हैं कि हमारे दोस्त कुछ यहाँ पे अपने पेरेंट्स की अर्निंग्स में या फैमिली के एसेट्स में डंडी मार देते हैं, वो कुछ गलत बयानी करते हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसी कोई हरकत ना करें, क्योंकि होता ये है कि जब आप कोई गलत बयानी करते हैं तो ना सिर्फ, और वो पकड़ी जाती है। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस हैं भी, जमात खानों में भी हमने अनाउंसमेंट्स करवाई थी कि खुदा के वास्ते आप कोई गलत बयानी ना करें, जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है आप वो लिखें। हमारे दोस्त क्या करते हैं, अगर उनके दोनों, मिसाल के तौर पे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी वालदा की नौकरी छुपा लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से पता चल जाती है, तो वो एक गलत बात है। और जब वो पता चलती है तो ना सिर्फ उनकी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी मारी जाती है, बल्कि उनसे ये भी कहा जाता है कि अब आप पूरा पे करें। एक केस में आपको बताऊं, एहसास स्कॉलरशिप थी, उसमें एक रिक्वायरमेंट थी, जो कि गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, एक रिक्वायरमेंट थी कि आपके वालदेन की माहाना इनकम 45,000 रुपए से कम हो। ठीक है, हमारे कुछ दोस्तों ने अप्लाई किया, उनके वालदेन की वो उस स्कॉलरशिप को फाइनेंशियली वो क्या कहते हैं, वहां पे क्वालिफाई नहीं कर, अब उन्होंने झूठ बोला। हुआ ये कि जब गवर्नमेंट ने अपने चेक्स चल लगाए और वो पकड़े गए तो उनको अच्छी खासी पेनल्टीज देनी पड़ी। तो मेरा जो पॉइंट है वो इन तमाम दोस्तों से ये है कि जो भी हकीकत है आप वो बयान करें, गलत बयानी से काम ना लें। आपको मेहनत करनी है, स्कॉलरशिप्स ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को मिलेगी, लेकिन एक क्राइटेरिया है जो कि टफ है, और उसके लिए आपको अच्छे ग्रेड्स लाने पड़ेंगे और अपने फॉर्म को अच्छा लिखना होगा। अच्छा, इन्हीं स्कॉलरशिप्स में एक और बात होती है, वो ये होती है कि आपको जो है, देखें, डोनर आपसे ये देखना चाहता है कि स्कॉलरशिप के बाद आपका क्या करियर है। तो उसका एक तरीका होता है, अमूमन हर स्कॉलरशिप आपसे एक पर्सनल स्टेटमेंट मांगती है। वो पर्सनल स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ हमारे दोस्त गलती ये करते हैं कि वो अपने पुरानी कोई मिल गई, या आजकल चैट जीपीटी का जमाना है तो उससे कहते हैं कि लिख दो। तो होता ये है कि सामने वाला जब पढ़ते हैं, बिकॉज दैट इज योर इंट्रोडक्शन, पहली चीज जो लोग पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है कि जी मुझे एमबीबीएस करना है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो भाई डॉक्टर सिर्फ एमबीबीएस करना है, उसके बाद आगे का क्या प्लान है, क्या सिर्फ एमबीबीएस करना है या आगे फेलोशिप भी करनी है, आगे कोई आपको स्पेशलिस्ट बनना है, बाहर जाना है। आप ये अपना पूरा ख्वाब वहां पे बयान करें अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में कि क्यों आपको, और ये स्कॉलरशिप आपको कैसे मदद करेगी। तो जब आप ये खुद लिखेंगे तो ही आपको फायदा होगा। लेकिन हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे थोड़ी सी डंडी मार लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आप अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में भी लिखें। तो वो जैसे मिसाल के तौर पे हमारे ज्यादातर लोग जमात खाना के अंदर अपनी सर्विसेज देते हैं, इस पे हम बाद में आएंगे कि किस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, लेकिन उसके बारे में आप जरूर बताएं, क्योंकि वो आपकी वेल राउंडेड पर्सनालिटी को बयान करती हैं। तो जब जो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में पढ़ेगा, फॉर्म के अंदर एक्टिविटीज को पढ़ेगा, तो आपका प्रोफाइल अच्छा होगा। तो ये वो चंद बातें हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए जब स्कॉलरशिप के लिए हम अप्लाई करें।
सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मतलब आपका कहने का मकसद मैं बिल्कुल समझ गया हूँ कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे आप एक यूएसपी यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी और स्कॉलरशिप के अप्लाई कर रहे हो, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, पर्सनल स्टेटमेंट है, आपके पूरे जो फैमिली का एक इनकम सर्टिफिकेट या जो है फी सर्टिफिकेट्स हैं, आपका क्या घर रेंट पर है या नहीं है, लोन स्टेटमेंट्स हैं, आपको एडमिशन मिल चुका है नहीं मिल चुका है, जो भी चीजें हैं उसको क्लियरली और ओपनली बताएं, क्योंकि इट इज 99% दैट इट विल बी फाउंड कि अगर आपने गलत बयानी की है। और अनफॉर्चुनेटली फिर चूंकि ऑल स्कॉलरशिप के जो मेंबरान हैं आपस में कनेक्टेड भी होते हैं समहाउ, देन दे फाइंड आउट आल्सो। सो आई थिंक ये एथिकली आपने बिल्कुल सही बताया, और स्पेशली फॉर अ स्माइली कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली उन पे लाजिम है कि जो भी स्टेटमेंट्स बताएं वो सही बताएं। और मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे सवाल भी आ रहे हैं कि अगर तो मैं लॉ पढ़ना चाह रही हूँ या कोई और ऐसी डिग्री, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता कि आप कोई एक सर्टेन डिग्री करना चाह रहे हैं, बट दैट डिग्री शुड बी रिकग्नाइज्ड। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, कोई तो मुजाहिर ओके, जो के तौर पे जो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे हम इनकरेज करते हैं या दूसरे डोनर्स इनकरेज का कॉन्सेप्ट है, सिविल है, कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट है, उन प्रोग्राम्स को तो ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि वो फिर एट लार्ज आपके रिटर्न में सोसाइटी तो यहाँ चाहिए जो हमारी ट्रेडिशनल फील्ड्स थी कि जी इंजीनियरिंग हो गई या मेडिसिन हो गई या कॉमर्स हो गई, तो उसी को स्कॉलरशिप मिलेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो प्रोग्राम करता है, लेकिन सिर्फ आप उन यूनिवर्सिटीज में जाएं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। अगर आप एक यूएसपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका बुकलेट देखें, वहां पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, लेकिन उन्हीं यूनिवर्सिटीज में जाएं जो कि उसके अंदर वहां पे आ रही हैं, तो वही आपके बेनिफिट में होगी। जी राइट इमरान। सर। इसमें एक और चीज बड़ा जरूरी सवाल ये है कि मिसाल के तौर पर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टर्म एक बच्चा क्वालिफाई कर जाता है और फर्स्ट टर्म की उसको फीस और सारे एक्सपेंसेस मिल जाते हैं स्कॉलरशिप्स के थ्रू। अब उसको अगले 4 साल तक किस तरह से अपने आप को प्रूव करना है, व्हाट डू द जो एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं, जो आपकी CGPA है, वो क्या किरदार अदा करता है कि इसका स्कॉलरशिप आपको मिल तो गई है लेकिन ये कंटिन्यू भी रहे। जी इमरान, देखें, इसमें आपके पास दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक तो ये कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं और स्कॉलरशिप पे हैं, ठीक है, तो कोई भी स्कॉलरशिप एजेंसी ये नहीं चाहेगी कि आप फेल सब्जेक्ट को दोबारा लेंगे तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास देखें, एक डबल जिम्मेदारी होती है। एक तो आई गेस मेरी साउंड शायद क्लियर नहीं है, कुछ एक दो मैसेजेस आ रहे हैं। इमरान, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? जी जी, नहीं आपकी इट्स लेट मी रिपीट दैट क्वेश्चन टू जैन जैन मुल्क। आई थिंक डॉक्टर साहब आपकी जो आवाज है वो आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कट रही है। जैन, इफ यू वुड लाइक टू continue this same question in terms of the CGPA which is required or the percentage during the course. यस, जैसे डॉक्टर शकील फरमा रहे थे कि कोई भी स्कॉलरशिप हो, कोई भी एजेंसी, कोई भी डोनर आपको अगर फंडिंग करता है, सो दैट डोनर एक्सपेक्ट्स के आप उम्दा रिजल्ट्स मेंटेन रखें। अगर मैं स्पेसिफिकली AKUSP की बात करूं तो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया, हमारा ये प्रोसेस ऐसा है कि हम 1 साल के लिए स्कॉलरशिप देते हैं एंड देन हर साल में ये हम रिन्यू करते हैं फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। और नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए रिन्यूअल के लिए पहला पॉइंट हमारा ये है कि आपका CGPA मिनिमम 3.0 हो, अगर यूनिवर्सिटी CGPA सिस्टम फॉलो करती है तो। और अगर ग्रेडिंग सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है, तो उसमें फिर
हम ये समझते हैं कि 65% मिनिमम एनुअल एग्जाम में उसका रिजल्ट आए बच्चे का, तो वो रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकता है। एट द सेम टाइम अगर कोई MBBS या BDS का स्टूडेंट है, मेडिकल साइड पे हैं, उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया इस रिन्यूअल के लिए 55% है। और कुछ हम जो CA करने वाले या ACCA करने वालों को भी हम एकोमोडेट करते हैं AKUSP में। उनके लिए एक ही शर्त है हमारी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने सारे पेपर्स क्लियर करें, और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई एक पेपर भी रह जाता है तो उसका फिर रिन्यूअल का चांस उतना ही महदूद हो जाता है। सो आई होप आई हैव एड्रेस्ड। So I think last question in terms of AKUSP जो हम स्पेशली इसकी बात कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को मैं बताना चलूं कि ये सिर्फ स्माइलीज के लिए है, बिकॉज आई सी दैट सम क्वेश्चंस आर कमिंग इन दैट इफ इट्स आल्सो फॉर नॉन स्माइलीज। इसमें सिर्फ स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या कोई गारंटीज रिक्वायर्ड होती है या कोई एज लिमिट है? जी सर, इसमें यह है कि हम गारंटर्स की डिटेल्स मांगते हैं, कोई गारंटर होना चाहिए, और उसमें 2 गारंटर्स हम मांगते हैं AKUSP जब हम उसको ऑफर करते हैं। और फर्स्ट गारंटर का हम कहते हैं कि वो वालिदैन में से कोई हो। सेकंड गारंटर कोई भी उसका रिश्तेदार हो सकता है, उस इलाके का कोई नोटेबल हो सकता है, उसका कोई जानने वाला ऐसा जो उसकी गारंटी दे दे कि हाँ ये पैसा आप जो इसको दे रहे हैं और जो लोन अमाउंट वापस करने के टाइम पे जो एक्सपेक्टेशन होगी उसकी मैं गारंटी देता हूँ या गारंटी देती हूँ कि ये वो पैसे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ वापस करेगा। एक तो ये है। दूसरा, गारंटर का हम ये कहते हैं कि थ्रू आउट द जर्नी ऑफ दिस एकेडमिक जर्नी वो सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले साल आपने किसी का नाम दिया, दूसरे साल जाके आपने कहा कि नहीं इसको चेंज करके ये कर लो, तो गारंटर शुड बी द सेम। थर्ड ये है कि उसकी एज लिमिट मिनिमम 35 एंड मैक्सिमम 65, और उसकी एक लास्ट कंडीशन है कि उसका एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, और बैंक अकाउंट के थ्रू फिर हम वेरीफाई करते हैं कि यस ये गारंटी दे के कल को अगर कोई मिसहैप हो जाता है या कोई जरूरत पड़ती है तो हम इस बंदे के पास जा सकते हैं। Absolutely. Thank you very, very much, Dr. Zain Mulk साहब। I think USP के हवाले से हमने काफ़ी स्पेसिफिक बातें की। हम जरा सा आगे लेकर चलेंगे इस वेबिनार को, और बिफोर वी मूव ऑन मैं स्टूडेंट्स को फिर से बताना चलूँ कि आगा खान अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो एक और ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है PDF फाइल, वो हम आपसे अपने करियर वेबस्टैक सबस्ट्रैक का जो हमारा चैनल है, जो हमारा न्यूज़ लेटर है, उस पर हम ज़रूर सबको भेजेंगे, क्योंकि उसकी लास्ट डेडलाइन सितंबर की 30 तारीख है, और जिससे पहले आप लोग अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन डॉक्टर शकील, आई थिंक बड़ा एक ज़रूरी सवाल आता है कि अब आप जब स्कॉलरशिप पता चल जाता है आपको, आपने सर्च भी कर लिया, अब हमें अप्लाई करना है, तो एक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को भरते हुए एक बड़ा पहाड़ सा एक एक टास्क लगता है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स नॉर्दर्न एरिया से भी उस एप्लीकेशन को इस तरह से फिल नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, और वो कोशिश करते हैं कि किसी काउंसलर के पास चले जाएं, किसी हेल्पर के पास, कि आप हमें मदद करें भरने के लिए। जाहिर सी बात है वो कभी इंग्लिश में होती है, हो सकता है कि उर्दू में भी हो। क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि एक अच्छी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए, और इसका फॉलोअप सवाल ये होगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे उसके हवाले से, शो करने के हवाले से, या सिर्फ एकेडमिक रिजल्ट ही काफी होते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी स्कॉलरशिप हो, चाहे आगा खान स्कॉलरशिप हो या कोई गवर्नमेंट की हो, इसमें तकरीबन आपके 7 इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, 7 सेक्शंस। पहली जो आपकी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आपका होता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में, कि जो आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपके फैमिली कहाँ रहते हैं, फोन नंबर वगैरह वगैरह, जो बहुत सादा सा है। दूसरा सेक्शन होता है आपकी ग्रेड्स के बारे में, कि आपके मैट्रिक और इंटर, अगर आप अंडरग्रेड का फॉर्म भर रहे हैं तो स्पेशली जो लास्ट 2 क्वालिफिकेशंस के बारे में आपके ग्रेड्स कैसे हैं। तीसरा होता है कि आपकी चॉइस ऑफ द प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी, कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम आपने लिया,
और उसके बारे में अमूमन एक सवाल पूछा जाता है कि आप क्यों समझते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर एक आता है आपका करियर प्लान क्या है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ कोई भी स्कॉलरशिप एजेंसी सिर्फ इतने में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप 4 साल में डिग्री ले लें, लेकिन वो आपकी सारी जिंदगी में इंटरेस्टेड है कि उसके बाद आप क्या इम्पैक्ट लाएंगे, आपका क्या करियर होगा, आप अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे, अपने आप को कैसे आप ग्रूम करेंगे। उसके बाद फिर आपका होता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आपके पेरेंट्स की इनकम क्या है, फैमिली की इनकम क्या है, आपके एसेट्स क्या हैं, घर आपका किराए पे है, कोई गाड़ी है, कोई है, इस तरह की जो भी चीजें हैं ये आपके पास होती हैं। फिर आपके पास होता है को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें आप बताते हैं कि आपने पढ़ाई के अलावा क्या क्या काम किया, इस पे मैं अभी डिटेल में आता हूँ। और फिर एक होता है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट को हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इसमें हम बताते हैं कि हम अपने आप को क्यों ये इल्म हासिल करना चाहते हैं, ये डिग्री या ये स्कॉलरशिप क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। को करिकुलर एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं तो अमूमन एक्टिविटीज आपके पास दो तरह की होती हैं। एक को करिकुलर एक्टिविटीज वो होती हैं जो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में हेल्प करती हैं। मिसाल के तौर पे आप गर्ल्स गाइड में चले गए, आप स्काउट बन गए, आपने कोई स्पोर्ट्स अच्छे किए, आपने जो है ना कोई अच्छे क्विज कंपटीशन या इसमें लिया कि जिसने ये एक्टिविटीज हैं जिसने आपके अपने स्किल्स को या आपकी पर्सनालिटी को उसने उभारा। दूसरी तरह की जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं इमरान, वो ये होती हैं कि जो कम्युनिटी पे इम्पैक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी जगह जाकर आप पार्ट टाइम टीचर बन गए, आपने वहां पे बच्चों को पढ़ाया, आपने कोई काउंसलिंग की, आप किसी ऐसी कमेटी के मेंबर हैं जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है, तो उससे आपको बड़ा फायदा होता है। या आपने सीनियर सिटीजन्स के लिए काम किया, या आपने जैसे लाइक जो ऐसे जगहें हैं जहां पर आप जाके किसी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की या हेल्थ एजेड की आप हेल्प कर सकते हैं, कि जिससे एक कम्युनिटी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और मेरे हिसाब से ये दोनों को करिकुलर एक्टिविटीज आपकी प्रोफाइल में होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। जी इमरान, आप म्यूट पर हैं। इमरान आप म्यूट पर हैं। I'm sorry. चूंकि हम सवालात भी देख रहे हैं चैट विंडोज पे, मैं एक बार फिर बता रहा चलूं लोगों को कि देखिए, आपकी ये जो हमारा जो आज का सेशन है वो रिकॉर्डेड सेशन है, और हम डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल पे इसको अपलोड करेंगे। यू कैन वॉच इट अगेन, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आई डू अंडरस्टैंड कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप शायद रिटेन ना कर पाए, हम कोशिश करते हैं कि चैट विंडो में भी आपको ये चीजें बताते जाए ताकि आप उनको अपने पास सेव कर लें। अगला सवाल डॉक्टर शकील, कि क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है कि एक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन होती है, उसके बाद एक इंटरव्यूज भी होते हैं डायरेक्टली, और चूंकि एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, हजारों या कभी कभी लाखों लोग स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो क्या टॉप टिप्स आप देना चाहेंगे, किस तरह की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी चाहिए via in the applications and during the interview process? I would say 3 things only. ठीक है, और आपकी बात बिल्कुल सही है इमरान, कि जब आप एक मिसाल के तौर पे आप जीबी से हैं और एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है जो कि सिर्फ एक है, तो पूरा जीबी अप्लाई कर रहा होता है, और वहां पे आपसे भी अच्छे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके आपसे भी अच्छे ग्रेड्स हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो मैं यहाँ पे कहूंगा 3 चीजें। पहली चीज, क्लियर कम्युनिकेशन। अब देखें, आप जब स्कॉलरशिप कमेटी से पहले आपका फॉर्म और आपकी पर्सनल स्टेटमेंट उनके पास पहले जा रही है, तो वो आपको नहीं जानते, लेकिन आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आपके फॉर्म ने और आपके पर्सनल स्टेटमेंट ने दिया है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपके क्या करियर गोल्स हैं, आप कौन सा करियर पाथ लेके चलना चाहते हैं, और मिसाल के तौर पे 20 साल 25 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, और आपके इस करियर से आपकी कम्युनिटी को क्या फायदा होगा। तो ये एक बड़ा क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। दूसरा, जब आप इंटरव्यू में जाएं या कोई भी आप स्टेटमेंट लिखें, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि देखें, अभी तो जब आप करियर की बात कर रहे हैं, आप यू शुड बी सो क्लियर एंड सो कॉन्फिडेंट कि ऐसा लगे कि आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अभी से शेकी हैं
तो सामने वाला तो आपको कम मार्क्स देगा इंटरव्यू में। तीसरा जो है, बी ट्रूथफुल, आप सच्चाई पे बात करें। जहां पे भी एक छोटी सी आपने ऐसी बात कह दी जो आप पकड़े गए, मिसाल के तौर पे आपने लिखा आप एक ऐसे गांव से आते हैं जहां पर इतनी तरक्की नहीं हुई, और आपने अपनी को करिकुलर एक्टिविटी स्विमिंग को जाते हैं, तो सामने वाला पकड़ सकता है कि भाई आपके इलाके में तो शायद स्विमिंग पूल नहीं है, तो फिर या तो आप बताएं कि जी आप उस वहां पे कोई ऐसा दरिया है जहां पे आप स्विमिंग करते हैं, या आपने कुछ किया है। या कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो वो चीजें लिख देते हैं कि जी हम टेनिस खेलते हैं। अब भाई टेनिस पाकिस्तान में बहुत कम खेली जाती है, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप क्रिकेट ही लिखें, आप अच्छे क्रिकेट के प्लेयर हैं आप उसी को लिखें और उसी पे बात करें। अगर आप जो करते हैं आप उसी पे कहें, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि आपसे कोई एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा कि आप अभी इतने अच्छे हो गए कि आप एवरीवन नोस कि आप मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स हैं। आप उसी लेवल पर रह के कॉन्फिडेंस से सच्चाई की बात करें, कोई गलत बयानी ना करें, और आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मैं कहूँगा कि ये एक जो क्लियर स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप अवेल करने में मदद देंगे। मतलब आपने ये जो बात बताई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर शकील, बिकॉज एक तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते थे, उस वक्त लोग बहुत सारी लंबी बहुत ही यानी कि अपने बारे में एक्स्ट्रावेगेंट बातें बता देती हैं कि जनाब हम तो ये भी करते हैं वो भी करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी ये हैं वो हैं। और जब स्कॉलरशिप एप्लीकेशन भी उसी यूनिवर्सिटी को जारी होती है तो उसमें हम ऐसा शो करते हैं कि जिस तरह हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, फाइनेंशियली हम बिल्कुल वीक है। तो वो दोनों चीजें आपस में बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करती है। आई एम श्योर जो स्कॉलरशिप ग्रांटर्स हैं वो पढ़ के हंसते भी होंगे। अनफॉर्चुनेटली जो मेरी नॉलेज है कि पाकिस्तान से बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जाती हैं जो कि आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, डिस्क्रिपेंसी करती हैं, और फिर होता यह है कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स जो ग्रांटर्स होते हैं दे व्यू एप्लीकेशंस फ्रॉम पाकिस्तान एज रियली हिडियस और full of laughter sometimes. So ये चीज I completely agree with you कि यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ और लिख रहे हैं और फिर स्कॉलरशिप के लिए वो कुछ और लिख रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आप कोई करंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस, क्योंकि स्कॉलरशिप्स जाहिर सी बात है कि 10 साल पहले जिस तरह से ऑफर हो रही थी 5 साल पहले, और अब मैंने ये नोटिस किया है दैट आफ्टर कोविड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, चूंकि एक तो ट्रैवल के इश्यूज बहुत बढ़ गए थे, अब तो जाहिर सी बात है ट्रैवल हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव आल्सो, तो द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज आर आल्सो चेंजिंग देयर क्राइटेरिया विद ट्रेंड्स ऐसे हैं जो कि नजर आते हैं। कोई कहता है कि हम 20% देंगे, 30% देंगे, 50% देंगे, और एक्चुअली वो इतनी होती नहीं है। तो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी स्कॉलरशिप हमारे लिए है, और क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं जो फंडिंग प्रायोरिटीज हैं ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज पाकिस्तान? ओके, पहले आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं चैट में ये भी देख रहा था कि बहुत सारे हमारे दोस्त इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के बारे में भी सवाल कर रहे थे। अब मैं आपको एक छोटी सी सिनेरियो बता दूं। अगर मैं सिर्फ यूएसए को देखता हूं तो यूएसए में कोई 4000 के ऊपर यूनिवर्सिटीज हैं, पाकिस्तान में 250 के करीब हैं, और उन 4000 में से 4000 की सारी की सारी एमआईटी या हार्वर्ड नहीं है। एमआईटी या हार्वर्ड सिर्फ आपके पास 100 या शायद 150 यूनिवर्सिटीज होंगी जो कि उस लेवल की। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि प्राइवेट वेंचर्स हैं और जो कि बिजनेस फॉर बिजनेस बनाई गई हैं। मिसाल के तौर पे वो आपको अगर इसलिए लाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में ताकि वो आपकी फीस में से कुछ पैसा बनाए और वो लोग अमीर हो जाएं, तो आपको ये बड़ा ध्यान देना पड़ता है। और वही यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बार बार आपको सोशल मीडिया पे इश्तिहारात में आपको कह रहे होंगे कि बस आप अपना नाम जमा करा दें, हम आपको जनाब 70% या 60% स्कॉलरशिप दे देंगे। तो लेकिन वो होता ये है कि वो 30% स्कॉलरशिप के तो वो तो पहले साल की हो गई। फिर जब आप एक दफा रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि उनके असली नाखून कैसे थे, और वो तो जब सिर्फ आपको उन्होंने एक तरह का एक ढकोसला दिया था और फिर आप फंस जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अगर इवन आप बाहर भी जा रहे हैं, मेरी सजेशन ये होगी कि आप
मैं एक मिसाल दूं, आपके पास एक टीयर सी कैटेगरी, टीयर सी यूनिवर्सिटी है अमेरिका या कनाडा की, और एक टॉप यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की। लेट्स से कि आपका एडमिशन लम्स में भी हो गया है, ये दूंगा कि भाई लम्स का एडमिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी एज कम्पेयर टू अ टीयर सी यूनिवर्सिटी इन कनाडा और यूएस। बाहर के आई मीन दूर के ढोल सुहाने हैं, एवरीथिंग इज नॉट ग्रीन ओवर देयर, एवरीथिंग इज नॉट रोजी ओवर देयर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ जा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा मशवरा है तमाम दोस्तों के लिए ये होगा, आप देखें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में अगर आपका एडमिशन होता है ग्लोबल, आप शौक से जाएं। अगर वो आपको स्कॉलरशिप देती हैं आप शौक से जाएं, लेकिन उसके ऊपर है तो आप अपना जो है होमवर्क जरूर कर लें, और आप ये देख लें कि क्या वाकई वो यूनिवर्सिटीज अहल भी हैं कि आप अपने पैसे वहां पे खर्चें। तीसरा, इस बात का भी ख्याल रखिए कि बाहर की जब यूनिवर्सिटी है, सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं है, वहां का रहने सहने का खर्चा है, वहां की आने जाने के लिए आपको जो जहाज के किराए देने हैं, वीजा प्रोसेसिंग के जो पैसे हैं, ये सारी चीजें भी एक्यूमुलेट करके लाखों में चली जाती हैं, और इतनी हो जाती हैं कि जिससे एक अच्छी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में आप ये कर सकते हैं। तो फैसला आपका है, अगर आपके आपके पास आपकी फैमिली में पैसे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, आप बिल्कुल खर्चा करें, हमें कोई एतराज नहीं है, मुझे जाती तौर पे मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि जी आप पहले साल का या पहले सेमेस्टर का आप खर्चा करके जाएंगे और वहां पे फिर शहद की नहरें बह रही हैं, तो अब वो सिचुएशन नहीं है। प्लीज आप इसको अवॉइड करें। इसी तरह से जो हमारे एजुकेशन काउंसलर्स हैं, वो ज्यादातर आपको सेकंड ईयर या थर्ड ईयर यूनिवर्सिटीज के बारे में बता रहे होते हैं, तो वहां पे भी आप जरूर ख्याल करें कि वो कैसी यूनिवर्सिटीज हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो मेरा मशवरा उनकी स्कॉलरशिप्स को एक्सप्लोर करें, लेकिन उसके बाद है तो आपको फिर अपने प्रिकॉशन जरूर ले लेने चाहिए। जी इमरान। बिल्कुल सही कहा आपने। और आई थिंक क्योंकि ये हमारा टॉपिक आज का जो है वो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज का है, हमारा जो एक वेबिनार आई थिंक 3 महीने पहले हमने किया था, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रोसेस। हो सकता है हम वेबिनार को रिपीट भी करें, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप सिर्फ AKEBP करियर सबस्ट्रैक लिखेंगे यूट्यूब पे तो वो चैनल आपको नजर आ जाएगा, और आप उस पर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रोसेस का भी वेबिनार वापस देख सकते हैं, जितनी बार चाहे देखिए, रिपीट करें। उसमें ही हमने सारी चीजें बताई हैं कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रोसेस, जिस तरह आपने खुद कहा कि हजारों यूनिवर्सिटीज, सम ऑफ देम आर फेक ऑल्सो, सम ऑफ देम जस्ट वांट योर नेम और योर डेटा, या फिर वो ऐसी स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं जो कि एक्चुअली देखने में कुछ और अवेल करने में कुछ और होती है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ही हमें देखभाल की करना पड़ता है। और अब चूंकि जिस तरह से AKUSP के हवाले से एक सवाल आया है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के लिए है, इफ आई एम करेक्ट, ये सिर्फ, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये सिर्फ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के लिए है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसके अलावा सर मुझे बताइएगा कि एक और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब हमारे जाहिर सी बात है कि कंपटीशन तो चलता ही है कि 90% से ऊपर मार्क्स लेकर आए, या A स्टार और A+ और A's लेकर आए अपने क्रेमेज एग्जाम्स में। लेकिन अगर आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड बैलेंस्ड है, मतलब आपके B ग्रेड्स भी हैं और आपका एक्स्ट्रा करिकुलर वेल मैनेज्ड है, आप एक होल राउंड एज ए पर्सनालिटी आपकी भी अच्छी है और पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छी है, तो क्या उन स्टूडेंट्स का भी कोई चांस होता है विद AKUSP या फिर अदर स्कॉलरशिप्स? डॉक्टर जैन, अगर आप ये जवाब देना चाहें। ओके, सो AKUSP स्पेसिफिकली, अगर AKUSP की बात करें, यस देयर इज ए स्कोप। उसका मिनिमम क्राइटेरिया जो बताया था 65 किसी एक पब्लिक एग्जाम में एंड 135 दोनों मिला के, दोनों लास्ट पब्लिक एग्जाम्स, इंटरमीडिएट और मैट्रिक वाला, उनका डेफिनेटली चांस है। अलबत्ता ये भी देखा जाता है कि नीड उसकी कितनी है, उसके मुकाबले में दूसरे स्टूडेंट्स की नीड कितनी है। डेफिनेटली हम मेरिट को भी देखते हैं कि जो मेरिट पे टॉप लेवल पे है उसके ज्यादा चांसेस हैं,
जितना लोअर लेवल पे आते हैं उतना कम चांस होता है, बट स्टिल हम ये भी देखते हैं कि अगर एक टॉप लेवल पे बच्चा है, उसकी उतनी नीड नहीं है, तो वो भी कंसिडर करके हम एकोमोडेट कर लेते हैं। जो बी ग्रेड लेवल पे हैं या 70s में 78-75% पे हैं, उनको भी देखा जाता है। सो चांसेस तो हैं। यस सर, आप म्यूट पे हैं। थैंक यू। सो मुझे बताइएगा कि एक और भी एक जो बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते सोचते हुए कि आप रिकमेंडेशन लेटर्स की जब बात आती है तो कहाँ से जमा करें, किससे रिकमेंडेशन लेटर लें, कितनी इंपॉर्टेंस है इस रिकमेंडेशन लेटर्स की इन दी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन? ओके, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये देखिए इमरान, के रिकमेंडेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अमूमन एडमिशन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और स्कॉलरशिप में भी हमें जो स्टूडेंट के टीचर्स होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि उनकी मेरिट क्या है, उनकी नीड क्या है। एक तरह से यूँ समझें कि आपको दो सिफारिशी खत मिल जाते हैं, अगर मैं रेफरेंस का उर्दू में तर्जुमा करूँ तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी जो टिप्स होंगी स्टूडेंट्स के लिए उसमें ये होगा कि प्लीज इंश्योर दैट द लेटर्स आर पर्सनलाइज्ड। हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, शायद वो क्या करते हैं कि एक ही पैटर्न पे, मिसाल के तौर पे अगर एक लेट्स से कि अगर आखन हायर सेकेंडरी कराची के सारे बच्चे हैं, सब प्रिंसिपल के पास पहुंच गए कि जी रेफरेंस लेटर दें सर, आप बढ़ें। आप ऐसा ना करें। प्रिंसिपल आपको वो एक सेम पैटर्न पे लेटर देगा, बल्कि वो तो साइक्लो स्टाइल जिसे हम कहते हैं वो दे देगा, जो कि बोनाफाइड लेटर टाइप होता है। मेक श्योर कि आपके रेफरेंस लेटर पर्सनलाइज्ड हो। दूसरा ये भी होता है कि आप उन टीचर से लेटर लिखें जो कि आपके गोल्स, आपके करियर के बारे में ज्यादा जानते हो, जिन्होंने आपको पढ़ाया हो और वो अपने सब्जेक्ट के बारे में भी बता सकें। मिसाल के तौर पे आपका मैथ्स का टीचर, आपका फिजिक्स का टीचर, आपका इकोनॉमिक्स का टीचर, वो जो कि पर्सनलाइज उसको लेटर को बना सके। तीसरा पॉइंट ये है कि प्लीज गेट दिस रेफरेंसेस फ्रॉम द रीसेंट टीचर। अगर आप इंटर में हैं और आपका लेटर आ रहा है कि ये मैंने इस बच्चे को क्लास 4 में पढ़ाया था और ये 12 साल के बाद मुझसे मिलने आया था, मुझे बड़ी खुशी हुई, तो हम भी ये कहेंगे कि जी क्या इंटर के या कॉलेज के टीचर क्यों आपको रेफरेंस लेटर नहीं दे रहे। तो आप बड़े नामों पे ना जाएं रेफरेंस लेटर के लिए, लेकिन पर्सनलाइज्ड लेटर्स लें, नंबर 1। नंबर 2, मेक श्योर कि आप अपने रीसेंट टीचर से ले रहे हैं। नंबर 3, वो टीचर खुद उसके बारे में, आपके बारे में कोई एक ऐसी बात बता सके जो कि वैल्यू एडिशन कर रही हो आपके फॉर्म में। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस लेटर्स। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दें। अगर आप छोड़ेंगे तो हो सकता है कि आप स्कॉलरशिप की रेस से बाहर जा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स के लिए, चूंकि हमारे पास वक्त कम है, आई एम ऑल्सो पेस्टिंग द आंसर्स इन द chat window, which means कि chat window आप लोगों को मालूम है कि कॉपी हो सकती है. You can make a note of it. You can copy everything which is in the chat and take it to a document where you can see it later. अच्छा सर, coming towards the end, हमारा 1 घंटा भी पूरा हो चुका है और हमारे शुक्र है कि हमारे सवालात भी पूरे हो चुके हैं. क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे एकेडमिक रिकॉर्ड्स के हवाले से, और क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को कि किस तरह की अपने एडवाइस क्या होगी आपकी अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कॉलरशिप देख रहे हैं अपनी एजुकेशन के लिए? मेरी तरफ से 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि मैं अपने तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा। मेरा तकरीबन IBA में भी और आखान एजुकेशन बोर्ड में भी जो तजर्बा रहा है, मैं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। प्लीज रिमेंबर कि डोंट स्टार्ट योर जर्नी विद एन इनकम्प्लीट प्लान। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और मुझे पता नहीं आगे डॉक्टर बनने के बाद सोचूंगा कि मैं आगे क्या करूं, तो इट्स अ वेरी बैड आंसर। प्लीज आप इस तरह की कोई बात ना करें। आपके पास एक प्रॉपर करियर प्लान होना चाहिए, और शायद ये बात मैंने इस वेबिनार में ही 30वीं दफा रिपीट की है। ठीक है। नंबर 2, डोंट फॉलो हर्ड्स अप्रोच। होता यह है कि हमारे पास एक हम किसी कभी
सारी क्लास जो है वो कभी किसी अच्छे स्पीकर से इंस्पायर हो गई कि भाई आपकी क्लास में कभी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया, कभी कोई अच्छा डॉक्टर आ गया, सबको फिर वो डॉक्टर बनना होता है। क्यों बनना होता है? क्योंकि जी हम लोग सब एक ही शख्सियत से इंस्पायर्ड हैं। तो मेरा पॉइंट ये होगा कि आप अपने आप को देखें और आप अपने आप को ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप किस में अच्छे हैं, आप उसी को आगे लेके चलें। और इस बात को ना समझें कि भाई देखें कोई डायरेक्ट नहीं पता लगा कि एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अच्छे हैं, आप समझदार हैं, आपको स्किल्स आते हैं, इट इज सफिशिएंट टू गेट यू अ गुड जॉब। तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा, मिसाल के तौर पे यू आर गुड इन फिजिक्स, यू वांट टू रीड फिजिक्स, गो फॉर इट। आप अपने पैशन को लेके चलें, दैट इज समथिंग। नंबर थर्ड पॉइंट है बी प्रिपेयर्ड अहेड ऑफ टाइम। आपको ये पहले, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई यहाँ पे क्लास 7 और क्लास 8 का स्टूडेंट बैठा है, ही इज माई हीरो टुडे, कि वो अभी अपने आप को तैयारी कर रहा है कि अगले 4 सालों में उसको यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचना है। सो ही और शी इज प्रिपेयरिंग अहेड ऑफ टाइम। इस वक्त कोई अगर इंटर का स्टूडेंट बैठा हुआ है तो उसके पास गालिबन बहुत कम वक्त है, शायद कुछ चंद महीने रह गए हैं तैयारी करने में। ये एक है। और सबसे लास्ट बात, प्लीज वर्क हार्ड ऑन योर पर्सनल स्टेटमेंट। उसको आखिरी में ये ना कहें कि जी मेरे पास टाइम नहीं था तो मेरे भाई या बहन ने लिख दिया, या टाइम नहीं था तो चैट जीपीटी की मदद ले ली, या मैंने पिछली कोई कॉपी कर ली। हमें सब पता चल जाता है कि आपकी स्टेटमेंट आपके फॉर्म से कितनी मिलती है, आप क्या लिखना चाहते हैं। और ये भी एक वो भी होता है कि जब शुरुआत हम करते हैं स्टेटमेंट में तो वहीं से हमें आइडिया हो जाता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। So you have to be very clear. So please work very hard on your personal statement. जरूरी नहीं है कि अगर आपके क्लास में पोजीशन है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं। जैसे जैन ने कहा कि आपके प्रोफाइल पे होगा, तो उसके बाद आपको जो है प्रोफाइल बनाने में पर्सनल स्टेटमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। जी, तो ये चंद बातें हैं जो मैं गोशगुजार सेम सवाल, आई थिंक मैं यही सवाल डॉक्टर मिसेस जैन को भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप भी वाबस्ता रहे हैं काफी अरसे से। आपकी क्या एडवाइस होगी टू द स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू सो मच इमरान। मेरी तरफ से ये मशवरा होगा कि डे वन से जब आपने इंटरमीडिएट का इम्तिहान दिया है, बल्कि उससे भी पहले इंटरमीडिएट में कदम रखा है, तो आपको आगे की प्लानिंग करनी है। जैसे डॉक्टर शकील ने कहा कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, किस डिसिप्लिन में जाना है, उस प्रोग्राम की सिलेक्शन के लिए बहुत सोच समझ के करना है। उसका स्कोप क्या है उस फील्ड का, ये आपको पता होना चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट पे मैं भी बहुत ज़्यादा जोर दूंगा, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट पे हमने देखा है कि बहुत सारे मौके पे खुल के स्टूडेंट्स ने कन्फेस किया है कि ये लास्ट डे पे मैंने पर्सनल स्टेटमेंट लिखी। तो प्लीज इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, इसको रिव्यू करवाएं, लोगों से खुद प्रूफ रीड करें। बेहतर होगा टाइप शुदा अगर आप पर्सनल स्टेटमेंट सबमिट करें या उसका प्रिंट आउट लेके सबमिट करें, तो ये चीजें काउंट होती हैं। ये जैसे डॉक्टर शकील ने पहले ही बताया था कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आपका तारुफ आपसे मुलाकात से पहले ही करवा देती है, और प्लेजराइज ना हो, आपकी अपनी थॉट्स हों उसमें, और आपका करियर प्लान उसमें क्लियर हो। जो यूनिवर्सिटी, जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है, उसका रेशनल आप बेहतर तरीके से दे दें। और फॉर्म फिल करते हुए लास्ट मेरा मशवरा ये होगा कि फॉर्म फिल करते हुए बहुत ध्यान से आप फॉर्म फिल करें, उसको भी जल्दबाजी में ना करें। और हो सके तो फॉर्म की फिर आप अपने पास कॉपी रखें, क्योंकि बाद में जब आपका इंटरव्यू होगा किसी भी स्कॉलरशिप के लिए या किसी भी एडमिशन के वक्त, तो उस फॉर्म की बुनियाद पे आपसे सवालात पूछे जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमने फेस किया है प्रॉब्लम, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आपसे तस्वीर मांगी गई हैं तो प्लीज जितनी तस्वीर मांगी गई हैं, जिस स्टाइल में मांगी गई हैं, वो सबमिट करें। अगर आपसे अपने सिबलिंग्स की एजुकेशनल जो फी रिसीप्ट्स हैं वो अगर मांगी गई हैं तो वो सबमिट करें। अगर आपसे कहा गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सबमिट करें तो वो सबमिट करें। तो बाज दफा ये इनकम्प्लीट होने की वजह से प्रोसेस उनका डिले होता है या रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं।
तो मेरा मशवरा ये होगा कि फॉर्म पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें एज वेल एज पर्सनल स्टेटमेंट पे, एंड देन कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को प्रेजेंट करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करें. सो इंशाल्लाह आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा. थैंक यू. Thank you very much, both of you, Dr. Shakil and Mr. Zain. अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमने बहुत सारे सवालात आज के कवर किए हैं. हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन ये कॉन्वर्जेशन हमारी जारी रहेगी. हो सकता है हम इस स्कॉलरशिप वेबिनार को एक बार फिर रिपीट भी करें, अगर कोई स्पेसिफिक ऐसे हमारे पास सवाल आता है फॉर एग्जांपल. लेकिन चूंकि ये रिकॉर्डेड मटेरियल है और ये अवेलेबल भी होगा हमारी यूट्यूब की चैनल पर, मैंने हमारे सारे स्टूडेंट्स और जितने लोगों ने आज ज्वाइन किया है उनके लिए मीटिंग चैट विंडो में यूट्यूब का चैनल का एड्रेस भी दे दिया है, हमारे न्यूज़ लेटर का भी एड्रेस दे दिया गया है. और अगर आप हमारा न्यूज़ लेटर फॉलो करते हैं तो आप जरूर देखेंगे कि उस पर भी हमने मिसाल के तौर पर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम अनाउंस हुआ है उसका भी हमने पूरा पोस्ट किया है. इसके अलावा हमारे पास हम और भी इनिशिएटिव्स हमारे APB के हवाले से लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से एक का नाम है करियर कनेक्ट. और करियर कनेक्ट का मकसद ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऐसे हजरात जो कि इंडिविजुअल हेल्प के लिए, वन ऑन वन कॉन्वर्जेशंस के लिए अवेलेबल हों, हमारी कम्युनिटी के प्रोफेशनल्स वो अवेलेबल हों. ये हम एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम आपको अपने फ्यूचर पोस्ट्स में बताएंगे. हम इसके ऊपर एक सेशन भी करेंगे ऑन आवर Zoom and YouTube channel. So thank you very much everybody for joining today's session. Special thanks to Mr. Zain Muluk and Dr. Shakil Khoja. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और सबके लिए. और आई होप यू विल कीप कनेक्टेड विद अस और हमारे साथ एक फिर भी ज्वाइन करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब. Thank you very much. I'll just end this session now. Allah Hafiz and Yare Madad to everybody. Thank you. Allah. Thank you. Allah.